तो भाई जो विजिटर वीजा है कनाडा के लिए वो सबसे ज्यादा रिफ्यूज हो रहे हैं इस टाइम पे। और रिसेंटली ही इमिग्रेशन मिनिस्टर ने भी बोला था कि भाई 61% जो वीजा एप्लीकेशन है, विजिटर वीजा एप्लीकेशंस, वो भाई रिफ्यूज हो रही हैं कुछ कंट्री से। तो ऐसा क्या गलत हो रहा है भाई? इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कैसे आप इन सब चीजों को अवॉइड करोगे, क्या क्या इसके रीजन हो सकते हैं, और भाई रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में मैं आपको बताऊंगा। तो भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड वेलकम बैक टू मेरे चैनल। तो भाई क्या हाल है आप भाई जैसे आपको पता है विजिटर वीजा का जो रिफ्यूजल रेट है इस समय बिल्कुल पीक पर है भाई। तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है, चाहे आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे फ्रेंड के लिए, चाहे फैमिली के लिए। तो भाई इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन सब चीजों से बच सकते हो। तो सबसे पहली चीज हो गई यार, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई चीज खाली मत छोड़ देना। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए, चाहे वो डॉक्यूमेंट IIMM 5257 हो, चाहे 5707 हो। अगर आप पे कोई क्वेश्चन एप्लीकेबल नहीं भी हो रहा है ना, तो यार उसे ब्लैंक मत छोड़ो। ब्लैंक छोड़ते हो तो ऐसा लगता है कि आपने उसे स्किप कर दिया, उसकी जगह उसमें नॉट एप्लीकेबल लिख दो। उससे भाई ये लगेगा कि वो आपका एप्लीकेबल नहीं हो रहा एंड यू डिडंट स्किप इट। और कुछ बंदे यार ये भी गलती करते हैं, जो अपनी पासपोर्ट साइज फोटो है वो गलत फॉर्मेट में डाल देते हैं, गलत साइज में डाल देते हैं। तो भाई जो उसमें मेंशन है वही साइज डालो बिल्कुल। मैं यार इसका एक आपको लाइफ एग्जांपल बता देता हूँ भाई। मेरे एक दोस्त से अभी बात हो रही थी, लाइक 1 मंथ अगो। भाई उसने अपनी मॉम का वीजा अप्लाई करा था। उसकी जो मॉम थी वो रिटायर हो चुकी थी, और जो एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में था उनने डाला भाई नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि उसकी मॉम रिटायर हो गई थी। तो भाई उसका जो वीजा है वो रिफ्यूज हो गया था। फिर उनने भाई अप्लाई करा दोबारा, और इस बार उनने जो अपने एम्प्लॉयमेंट सेक्शन है उसमें लिखा नॉट एप्लीकेबल। और उनने एक्स्ट्रा में बताया कि भाई क्या रीजन है भाई कि उसकी मॉम रिटायर हो गई। उन्होंने पूरा इस चीज को एक्सप्लेन करा। तो भाई उसके बाद गैस व्हाट, 3 वीक में यार उसकी मॉम का वीजा आ गया था। फिर सेकंड जो चीज है ना, अपनी एप्लीकेशन भाई ऑनेस्ट और कंसिस्टेंट दोनों रहो भाई। क्योंकि यार अगर आप इसमें कोई भी गड़बड़ी करते हो, कोई गलत चीज लिखते हो, तो भाई उससे की वजह से आपका जो वीजा है वो भाई रिफ्यूज भी हो सकता है। और उसकी वजह से भाई आप, अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन डाली है, आप 5 साल के लिए भाई विजिटर वीजा के लिए बैन भी हो सकते हो। लेट्स से कि भाई फॉर एग्जांपल आपने अपने एक फॉर्म में बोला है कि भाई आपने ट्रैवल करा है दुबई इन 2022, बट आपने अपने ट्रैवल वाले फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में वो चीज डाली ही नहीं। इससे क्या होता है, एक रेड फ्लैग रेज हो जाता है, और इनकंसिस्टेंट की वजह से, और इससे आपके जो वीजा के रिफ्यूजल है वो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं भाई। तीसरी जो चीज है भाई, अपने फॉर्म में भाई स्ट्रॉन्ग टाइप प्रूफ करो फ्रॉम योर लाइक होम कंट्री। ये सबसे बड़ा रीजन होता है भाई वीजा के रिफ्यूजल का, क्योंकि जो वीजा ऑफिसर आपके एप्लीकेशन चेक कर रहा है उसे भाई ये लगता है कि यार ये बंदा कनाडा आ जाएगा, फिर ये वापस नहीं जाने वाला। तो यार आपको इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन देने पड़ेंगे भाई कि क्यों आप वापस आओगे। चाहे वो आपकी जॉब हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, किड्स हो गए, फैमिली हो गई, कुछ भी है यार। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके फादर अप्लाई कर रहे हैं कनाडा आने के लिए ऑन अ विजिटर वीजा। तो भाई वो दिखा सकते हैं कि उनका वहां पर इंडिया में जॉब भी है, इंडिया में प्रॉपर्टी भी है, इंडिया में उनका चाइल्ड है जो कहीं पे पढ़ रहा है, मैरिज के डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, वो अपने फैमिली फोटो दिखा सकते हैं। तो भाई जितना दिखा सकते हो अपना स्ट्रॉन्ग टाइप दिखाओ, क्योंकि ये सबसे बड़ा रीजन है भाई। जो नेक्स्ट नंबर फोर्थ आ जाता है भाई, हमको आ जाता है हमारा अपने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग दिखाओ भाई कि आपके पास अच्छे खासे फाइनेंशियल हैं। क्योंकि जब आप अपनी एप्लीकेशन डाल रहे हो तो ऑफिसर को ये पता होना चाहिए कि भाई अगर आप कनाडा में जा रहे हो तो आपके पास वहां पर रहने के, खाने के, फ्लाइट के, सब चीज का आपके पास पैसा हो। ऐसे नहीं बस आप भाई कैसे भी आ गए फिर यहाँ पर होमलेस की तरह रह रहे हो, नहीं ये नहीं लगनी चाहिए इसकी वजह से भी, क्योंकि वो आपका वीजा रिफ्यूज कर सकते हैं। तो भाई आप जो दिखा सकते हो, जैसे आपकी पे स्लिप हो गई, आपकी बैंक बैंक स्टेटमेंट हो गई, और भी जो आपके एफडी वेफडी है वो भी आप दिखा सकते हो कि आपके, इससे ये पता लगे कि भाई आपके पास पैसा है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मॉम अप्लाई कर रही है विजिट करने के लिए, तो भाई आपकी मॉम अपनी सेविंग अकाउंट का बैलेंस दिखा सकती है, और आप भी भाई अपना अकाउंट दिखा सकते हो और बोल सकते हो कि भाई आप उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले हो, और अपनी बैंक स्टेटमेंट भी दिखा सकते हो। क्योंकि फिर आप उसमें कह रहे हो कि भाई आप उन्हें स्पॉन्सर कर रहे हो, उसके लिए आपको अपना वर्क परमिट, आपको अपने पे स्टब दिखाना पड़ेगा। इससे उनका ये दिख जाएगा भाई वीजा ऑफिसर को, हाँ इनके पास इतना पैसा है कि ये सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट जो टिप आ जाती है वो आ जाती है भाई, बी क्लियर अबाउट योर पर्पस ऑफ विजिट। कि भाई अब अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका पर्पस जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बस ये मत लिख दो भाई ट्रैवल समथिंग लाइक दैट।
किस लिए आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, प्रॉपर आपकी आइटिनरी होनी चाहिए भाई कि आप कहाँ जाने वाले हो, कितने टाइम के लिए रुकने वाले हो, ये सब आपको उसमें दिखाना पड़ेगा। लेट्स सपोज कि आप अपने फैमिली मेंबर का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो फॉर योर कॉन्वोकेशन, तो भाई उसमें वो क्या दिखा सकते हैं, एक लेटर लगा सकते हैं जिसमें वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि भाई मैं कॉन्वोकेशन के लिए जा रहा हूँ अपने सन के, इतने टाइम के लिए रुकूंगा, इस सिटी में रुकूंगा, इस प्रोविंस में रुकूंगा, और ये सब चीज आपको दिखानी पड़ेगी जिससे उन्हें पता लगे कि भाई आपका एक सॉलिड रीजन है यहाँ आने का। तो आप उसमें भाई ये दिखाओ कि कितना हम सीरियस है यहाँ पर आने के लिए और कितना इंटेंशन है आपके वापस जाने के भी भाई। जो नेक्स्ट आ जाता है भाई हमारा आ जाता है अवॉइड इन एडमिसिबिलिटी इश्यूज। इसमें क्या भाई, कुछ जो बंदे होते हैं उनके ऊपर पुलिस चार्ज होते हैं जिनकी वजह से वो कनाडा में एडमिसिबल नहीं है, जिसकी वजह से भी आपका भाई वीजा रिफ्यूज हो सकता है। इसके लिए अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो भाई इज बेटर कि आप एक कंसल्टेंट से बात करो डायरेक्टली, अपनी वीजा एप्लीकेशन में झूठ मत लिख देना कि भाई हमारे पास कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। इज बेटर कि आप किसी से कंसल्ट करके अपनी एप्लीकेशन फिल करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास असॉल्ट चार्ज है या फिर फ्रॉड चार्ज है, या कभी आपने ओवर स्टे कर लिया कनाडा में, वो चार्ज लगे पड़े हैं, तो भाई उसकी वजह से हो सकता है। इसे ओवरकम करने के लिए भाई आप टीआरपी टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर सकते हो भाई। जो लास्ट आ जाता है वो आ जाता है भाई सही वीजा अप्लाई करो भाई, चाहे अगर आपको विजिटर वीजा अप्लाई करना है या सुपर वीजा अप्लाई करना है। तो सपोज आपके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और वो ज्यादा टाइम के लिए रुकना चाहते हैं, 6 महीने से ज्यादा, तो भाई विजिटर वीजा अप्लाई मत करो, उसकी जगह सुपर वीजा अप्लाई करो। सुपर वीजा के पर क्या है भाई, वो यहाँ पर 10 ईयर्स तक रह सकते हैं, एक बार आने के बाद एटलीस्ट 5 ईयर्स तक रह सकते हैं। इसमें यार प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होता है, बट ये दिखाता है आपका इससे लॉन्ग टर्म इंटेंट है भाई। तो यार अगर आपके पेरेंट्स बार बार मतलब यहाँ आना चाहते हैं तो भाई ये आपके लिए सबसे बेस्ट है, सुपर वीजा अप्लाई कर दो। इससे अच्छा है कि भाई आप बार बार अप्लाई करोगे उसकी जगह एक बार ही अप्लाई कर दो और वो यहाँ पर अच्छे खासा टाइम के लिए रह सकते हैं आपके साथ। तो भाई अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो चुका है तो इसमें आप अपील तो कर नहीं सकते हो, इसमें आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, बट सेम एप्लीकेशन दोबारा मत डाल देना भाई, कुछ ना कुछ तो आपको एडिशन करना ही पड़ेगा। सो पहले एप्लीकेशन को लेना भाई अच्छे से, उसमें चीजें देखना कि क्या आपने गलती करी है, फिर ही दोबारा एप्लीकेशन डालना। तो यार अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करते हो तो आपका वीजा रिफ्यूज होने के यार चांसेस बहुत ही मिनिमल है यार, होंगे ही नहीं, क्योंकि आप पूरी एप्लीकेशन डाल रहे हो, हर चीज में क्लियर हो, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यार यही था पूरा आज की वीडियो में। आई होप कि आपको इससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आज की वीडियो को रखते हैं इतने, मिलते हैं अपनी Audio Jungle.